ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इन टुडेस क्लास हम करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, और ये हमारा लास्ट जो रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एंड दिस इज बाय सर उस्मा शाह। आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको होनी चाहिए, कुछ वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या चीजें हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, वो पता होनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या चीज होती है, ये किस बला का नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम ईपी के नाम से जानते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने से पहले आपको डेफिनेटली इस बात का भी आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अगर आप इसके बारे में बात करें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो मेरे ख्याल से आपको इसका भी आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपके पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और ये क्यों जनरेट होती है, ये जस्ट इस वजह से जनरेट होती है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स भागना दौड़ना शुरू करते हैं, और उनकी भाग दौड़ की वजह क्या होती है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जब इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है, उसकी वजह यह होती है कि भाई इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क होता है। जब उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह भागने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर मैं दो रिएक्टिव मेटल लगा दूं, एक की रिएक्टिविटी जैसे ज्यादा हो, एक की कम हो, फॉर सपोज मैं मैग्नीशियम और सोडियम को आसपास लगा दूं, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम से भागकर मैग्नीशियम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलराइट बच्चों, इज इट राइट बच्चों? बच्चों साथ देना है, जल्दी जल्दी गई जवाब देना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका हाफ सेल बनाना। हाफ सेल बनाना, उसके बाद उसको कंप्लीट करना, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना, वो सॉल्ट ब्रिज लगाना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक हाफ सेल के डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अब वो डायग्राम किस तरह की हो सकती है, वो कुछ इस तरह से हो सकती है। देखें, एक फोर सपोज मेरे पास क्या है, एक बीकर है। ठीक है ना, मेरे पास एक बीकर है, here it is a beaker I have, ये बीकर है। ठीक है ना, इस बीकर के अंदर बच्चों मैंने क्या लगा दिया, इस बीकर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये मैंने इस बीकर के अंदर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखें जरा, इस बीकर के इलेक्ट्रोड के साथ साथ मैंने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया। मैंने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया। ठीक है भैया, मैंने एक हाफ सेल जनरेट कर दिया, इसको बोलते हैं हाफ सेल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाफ सेल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर और कॉपर आइंस। ठीक है ना, अब आप देखें मैंने यहाँ पर डाला क्या चीज है भाई, ये जो चीज है ना, ये जो मैंने डाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस, दिस इज व्हाट, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो भाई जब एक्वस कॉपर सल्फेट डाला है तो डेफिनेटली इसके अंदर कॉपर आइंस मौजूद होंगे, साथ साथ इसके अंदर सल्फेट के भी आइंस मौजूद होंगे। साथ साथ मैंने यहाँ पर आपके पास एक चीज लगाई है, रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड मैंने यहाँ लगाया है। अच्छा, कॉपर जो है रेडिश ब्राउन आपके पास सॉलिड होता है, पिंकिश ब्राउन भी आप कह सकते हैं। ये मैंने लगाया है वॉच, ये मैंने आपके पास यहाँ लगाया है कॉपर मेटल। ये क्या है आपके पास, मैंने लगाया है कॉपर मेटल। इज दैट राइट बच्चों? तो मैंने एक यहाँ पर एक कनेक्शन बना दिया है, यहाँ पर मैंने एक ऐसा कनेक्शन बना दिया है जिसके अंदर आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के अंदर मैंने कॉपर के ही मेटल को डिप कर दिया। इज दैट राइट बच्चों? यस सर। अब जब आप इसको देखोगे तो आपको ये चीज नजर आएगी, जरा देखिए। फॉर सपोज अगर आप बात करते हो कॉपर मेटल की,
अगर आप बात करते हो किसके बच्चों, अगर आप बात करते हो कॉपर मेटल की, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, मेटालिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। इसके अंदर क्या मौजूद होती है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। सारे मेटल्स को मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। इनके जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट के साथ साथ आपको ये बात भी पता है कि ये जो एटम्स होते हैं, मेटल्स की खासियत ये है कि वो अपने एटम्स के अंदर अपने एलिमेंट, विद इन एलिमेंट ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, आपके पास पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई, वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। तो यू कैन सी दिस कि यहाँ पर आपके पास जो मौजूद है, ये मेटल के अंदर विद इन मेटल भी पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, और साथ साथ इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिस्चार्ज कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ यहाँ पर मंडला रहे होंगे, आवारा, ठीक है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन आवारा यहाँ घूम रहे हैं क्योंकि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, थ्रू आउट द सिस्टम ये यहाँ पर मूव कर रहे होंगे। सो यू कैन सी दिस, हियर वी हैव व्हाट, दीज आर, हियर वी हैव व्हाट, दीज आर C of delocalized electron. What we have, C of delocalized electron इसको हम बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही बच्चों। तो ये जो मेटल है, ये मेटल अगर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो वो किसकी वजह से करेगा, वो करेगा C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। यहाँ जो ये मेटल है, ये अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये इन C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है भाई। इसकी ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यू कैन सी दिस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस मौजूद हैं। कॉपर आयंस जो है आपके पास ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, और वो ये चाहते हैं कि भाई वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, तो उसको जो है आप देखेंगे कि उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लेंगे। तो वी नो दिस, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपके पास फॉर सपोज कॉपर आयंस हैं, तो कॉपर आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस के अंदर, उसको चारों तरफ से कौन सराउंड कर लेगा भाई, उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास क्या चीज मौजूद है बच्चों, लोन पेयर। और ये लोन पेयर जो है ये प्रोवाइड हो जाएंगे किसके लिए, ये प्रोवाइड हो जाएंगे कॉपर आयंस के लिए, और यहाँ पर बन जाएगी डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ बन जाएगी क्या, डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। इज दैट राइट बच्चों और नॉट? Yes. Yes, sir. ऐसे ही बच्चों। जी सर। ऐसी है बच्चों। बच्चों जल्दी से जवाब देना आप। यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह क्या होगी, यहाँ पर क्रिएट होने की वजह ये होगी कि यहाँ पर आपके पास लोन पेयर्स मौजूद हैं। आप देखें इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास यहाँ ऑक्सीजन के पास मौजूद है, लोन पेयर यहाँ पर ऑक्सीजन के पास मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं, आपको पता है इन दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब अगर ये एक दूसरे को क्या करें, अगर ये एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करें, तो यहाँ जनरेट होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ क्रिएट क्या होगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। इज इट राइट एवरीवन ऑफ यू? सर ये वाटर ये जो कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, एक्वस स्पेस से जो आपने वाटर से रिएक्ट जो करा है, यस एक्वस है ना, एक्वस ये लिखा हुआ है, आप देखें एक्वस लिखा हुआ है। तो वहाँ सही। ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या बनाना शुरू कर देंगे, कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसको आसान अल्फाजों में अगर मैं लिख दूं ताकि आपके काम आ जाए, ये बात आपके समझ में आ जाए, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्या लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस between metal ions, between metal ions in solid, between metal ions in solid and metal ions in aqueous, and metal ions in aqueous solution,
is called electrode potential. Is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भैया, आपने याद बात रखनी है याद कि आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब मेटल आयन अपने उसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में जब इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसको एक्चुअली आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। इज दैट राइट बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो इसके रीजन भी अगर आप लिखना चाहें तो आप इसका रीजन भी लिख लें, तो यहाँ आप लिख सकते हैं the potential difference is created, the potential difference is created because of different electron density, because of different electron density around the both ions yeah, of both ions, ठीक है ना, of So, both ions, ठीक है, in solid and in aqueous state. All right, so बच्चों? like the conversion from Yes, the copper conversion. solid Exactly. ions to copper with the water. Exactly, ऐसी है। आपके पास ये जो कॉपर आयंस हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन दोनों की जो कन्वर्जन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये एक नीचे जाके डिसॉल्व हो रहा होगा और दूसरा ऊपर आके डिपॉजिट हो रहा होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों? ये लास्ट बात बता देंगे, रिपीट करना। Okay, sir. बेटे देखो, आपके पास जो सॉलिड है, सॉलिड मेटल्स जो होते हैं, कोई सा भी मेटल हो, जिंक हो, आपके पास कॉपर हो, आपके पास आयरन हो, आपके पास कोई सा भी मेटल हो, उन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है ना। मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे होते हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है। अलॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है ना। साथ साथ जब आप फॉर सपोज किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई एक्वस सॉल्यूशन बना देते हो किसी मेटल का और कोई ट्रांजिशन मेटल का, तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी रखता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स हैं, तो उन लोन पेयर्स की वजह से भी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होगी। इस वजह से अब जब दोनों को ही आपने मिला दिया, सॉल्यूशन को भी मिला दिया, मेटल को भी मिला दिया, अब दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस है, तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की कोशिश करेंगे और वो जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोड की वजह से है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इसको बोलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? यस सर। अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि अब किसी भी फॉर सपोज किसी भी एक मेटल का, जैसे कॉपर की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? अभी तो आपको जैसे फॉर सपोज ये मिल गया आपको, जो है ना, आपको डेटा बुकलेट मिल जाती है, डेटा बुकलेट में लिखा हुआ होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इतना है। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि किसी भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आया है वो कितना आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है वर्कआउट। क्या करना पड़ता है? आपको वर्कआउट करना पड़ता है, और उस वर्कआउट को कहते हैं आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं आप उसको? आप बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं आप उसको भाई? आप कहते हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप ये इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी मेटल का क्या पोटेंशियल डिफरेंस। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि भाई क्या है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा आपके पास, इसका जो हाफ सेल आप जनरेट करोगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये कंसीडर किया जाता है। चाहिए भाई, ये कंसीडर किया जाता है कि आपके पास, इसको हम बोलते हैं SHE, इसको हम क्या बोलते हैं? SHE। ठीक है ना। तो ये रिपीट कंसीडर किया जाता करेंगे, है। क्या कह रहे हो बेटे? रिपीट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज। जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये यूज है कि आप उसको कंसीडर करते हो 0। क्या कंसीडर करते हो आप उसको? 0 कंसीडर करते हो, जिसकी वजह से आप जो है फाइंड आउट कर पाते हो बाकी हाफ सेल्स का, क्या फाइंड आउट कर पाते हो आप? बाकी हाफ सेल्स का डिफरेंस आप फाइंड आउट कर पाते हो। सही है, इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल। कंसीडर करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर पाते हो बाकी मेटल क्या उनके सॉल्यूशन के साथ।
तो हम कंसीडर करते हैं कि भाई हाइड्रोजन वाला जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 है। वो होता है थोड़ा बहुत होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं कि 0 है। अब हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे बनाएंगे, हम उसको हम देखते हैं, जरा जरा देखें। पहले हम इसको सेटअप लगाते हैं। हम पहले इस आप बनाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उसका हम सेटअप लगाते हैं सबसे पहले। जरा ये देखें इसका सेटअप कैसे लगेगा। इसका सेटअप ऐसे लगेगा, देखें ये एक आपने लेना है, क्या आपने सबसे पहले लेना है एक बीकर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है भाई, ये पेपर में आती है आपके पास, ठीक है ना। तो ये हमने लगाया बीकर। अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन तो गैस है, तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे भाई फॉर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रोड तो नहीं लगा सकते उसका, तो इस वजह से हम इसका इलेक्ट्रोड कौन सा लगाएंगे भाई, हम इसका इलेक्ट्रोड लगाएंगे प्लेटिनम का, ठीक है। तो गैसेस के लिए आप प्लेटिनम का क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। ये प्लेटिनम का हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया, ठीक है भाई। अब हमने करना क्या है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस को एब्सॉर्ब कराएंगे, हाइड्रोजन गैस को हम इसके ऊपर क्या कराएंगे, एब्सॉर्ब कराएंगे, ठीक है। जरा देखिए कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सही है भाई। कुछ इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट। अच्छा बच्चों एक मिनट मुझे जरा दीजिएगा, मैं अपने बेटे को जरा छोड़ दूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ इस तरह का सेटअप लगाया बच्चों। इस सेटअप आपने लगाना आना चाहिए आपको, ये आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपने यहाँ पर क्या पास करनी है और क्या क्या यूज करना है। तो देख लीजिए बच्चों कि ये है आपके पास प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड आप यहाँ यूज कर रहे हो, साथ साथ यहाँ पर आप हाइड्रोजन गैस, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस पास आउट करोगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। किसी भी एसिड का आप सॉल्यूशन यहाँ ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलें जरा इसको हम फुलफिल कर लेते हैं, पहले जरा इसको फुलफिल कर लेते हैं। लिख लेते हैं भाई इसको अपने पास, चले इसको लिखते हैं। तो आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस पास करने वाले हैं, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस पास आउट करोगे बच्चों। अच्छा इसका प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके पास यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपके पास है दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेटिनम। ये जो आपके पास बना हुआ है ये प्लेटिनम का बना होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जिसके अंदर एच आइंस की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद हो, तो इसको आप बोलेंगे एक्वस एच आइंस। अब ये आपकी मर्जी है, आप HCl लें, आप H2SO4 लें, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और ये होना चाहिए स्टैंडर्ड, यानी कि 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये होना चाहिए, ठीक है भाई बच्चों। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब होता क्या है, होता ये है कि आपके पास की जो हाइड्रोजन गैस आप पास कराते हो ना, तो ये हो जाती है जाकर क्या, ये हो जाती है, देखिए आपने फॉर सपोज यहाँ पर आपने HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है, या आपने फॉर सपोज यहाँ पर H2SO4 लिया हुआ, जो भी आपने सॉल्यूशन यहाँ लिया हुआ है। अब यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन गैस पास कराओगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये जाकर हो जाती है यहाँ पर एड्सॉर्ब प्लेटिनम पे। जब ये यहाँ पर एड्सॉर्ब होती है तब जाके यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन के अंदर और इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये जो आपके पास यहाँ पर आपने लगाया हुआ है प्लेटिनम के साथ ही जो जा रहा है, ये आपके पास यहाँ पर आप वॉल्ट मीटर लगा सकते हो। जब आप यहाँ वॉल्ट मीटर लगाओगे तो ये वॉल्ट मीटर क्या करेगा, ये वॉल्ट मीटर चेक करेगा कि भाई कितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। फिलहाल ये तब चेक करेगा जब इसके साथ एक और हाफ सेल कनेक्ट होगा, लेकिन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो प्रोसेस है जो अभी हमने किया है इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, ऑलमोस्ट 0। हम कितना कंसीडर कर रहे हैं इसको, ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन हो रहे होंगे। कौन से रिएक्शन हो रहे होंगे आप देखें, हाइड्रोजन आइंस जो मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या बना रहे होंगे भाई, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहे होंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और वो जो हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब हुई है प्लेटिनम के ऊपर वो क्या कर रही होगी, वो वापस से इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या बना रही होगी, हाइड्रोजन आइंस बना रहे होंगे। वो हाइड्रोजन आइंस कहाँ जा रहे होंगे, सॉल्यूशन में गिर रहे होंगे। तो ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ चल रहे होंगे और इन दोनों ही प्रोसेस के चलने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट होगा उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कितना, 0.0
0 volt. Is that right बच्चों? Yes sir. Sir, जो हम solution लेंगे that must have hydrogen ions? Yes, वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए या आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए. ठीक है? Okay sir. तो So हाइड्रोजन आयंस के 0.00 इलेक्ट्रो volt is electrode potential, right? यस हम कंसीडर कर रहे हैं उसको. उसके जीरो के बाद भी कुछ हो सकता है नंबर, क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि जीरो हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत जनरेट करेगा, पर हम क्योंकि नियरली जीरो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे कम होते हैं, तो ये सबसे कम ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकता है. अगर आप कार्बन की बात करें तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर आप बात करें ऑक्सीजन की तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. आप बात करें नियॉन की तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उतनी पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन जो आपके पास पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट होने की. तो हमने कोशिश की है हम सबसे कम इलेक्ट्रॉन वाला कुछ एलिमेंट ले लें, तो हमने हाइड्रोजन लिया, जिसकी वजह से हमारे पास ऑलमोस्ट 0.00 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसके बाद वाले नंबर हम नहीं देख रहे, हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई ये जीरो है. ठीक है भाई? Yes sir. तो आप यहाँ लिख सकते हैं अपनी पूरी कहानी जो आपने अभी तक की है. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure, at 25 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, hydrogen gas is adsorbed. इसको हमने क्या कराया है? हमने इसको कराया है adsorb. You know that what is adsorption? ठीक है ना, आप पढ़ चुके हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो उसमें क्रोमैटोग्राफी हमने पढ़ा था. You know that what is adsorption. तो हम इसको adsorb करा रहे हैं, और adsorption हमेशा होती है कहाँ पर? सरफेस पर. इस दफा किस चीज की सरफेस पे आपने कराया? ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम. प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो इसलिए हमने इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, और प्लैटिनम पे हमने क्या करा दिया है? इसको एडसॉर्ब करा दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर. ठीक है बच्चों? which is then immersed. हमने उसको क्या कर दिया है? हमने उसको इमर्स कर दिया है in 1 mole per decimeter cube solution of hydrogen ions. 1 mole per decimeter cube aqueous solution of hydrogen ions. हमने ऐसे सॉल्यूशन में उसको डिप करा दिया है जिसमें आपके पास क्या हो? 1 mole per decimeter cube हाइड्रोजन आयंस हो. ठीक है बच्चों? Yes sir. और आप लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस. आप कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयंस aqueous would be assumed as 0.004. Is that clear बच्चों? Yes sir. अब देखो, अब आपके पास ये जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने बना दिया है, सॉरी आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने बना दिया है, तो अब आप किसी भी सेल का, किसी भी हाफ सेल का फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जाहिर सी बात है, जब हाइड्रोजन का जीरो होगा तो बाकी किसी का भी जो भी आंसर आ रहा होगा किसी और के साथ जब इसको कनेक्ट करेंगे बराबर में हाफ सेल लगा के इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे जब हम, तो व्हाट एवर द आंसर ऑन वोल्ट मीटर, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसी का होगा. ऐसे ही बच्चों? अभी ये हाफ सेल हमने बनाया हुआ है, ये हाफ सेल है स्टैंडर्ड सेल, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल हमने बनाया हुआ है इस वक्त जो आपके पास हाफ सेल बना हुआ है बच्चों, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाफ सेल है. अब इसी सर्किट को अगर मैं पूरा करने के लिए एक बराबर में किसी मेटल का हाफ सेल लगाऊं, कॉपर का लगाऊं कॉपर के सॉल्यूशन के साथ, या जिंक का लगाऊं जिंक के सॉल्यूशन के साथ, तो जो भी रीडिंग मेरे पास आएगी वोल्ट मीटर के ऊपर वो किसकी होगी? वो सिर्फ उसी वाले की होगी, दूसरे वाले हाफ सेल की, क्योंकि ये तो जीरो है. Right? Yes sir. So we can use this to find out the electrode potentials of other half cells. That is why it is necessary to understand. That is why it is necessary to fulfill. और इसको लेबल करना आपके लिए इसीलिए जरूरी है कि पेपर में ये लेबलिंग बहुत आती है. ठीक है भाई? जी सर. चले अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, which is what? Which is standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. अब जो ये जो अलग अलग मेटल्स के आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है
वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आप कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, चलें ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर, यही हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे आप। सो द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा किसके दरमियान, बिटवीन metal and its ions, between metal and its ion in aqueous solution। अब कोई सा भी मेटल हो और उसके दरमियान, उसके आयंस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जनरेट होगा, वो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो आप फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब इसको आप कह सकते हैं कंपेयर्ड with what standard hydrogen electrode is called standard electrode potential। Is that right बच्चों? जी सर। अच्छा, इसके दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको लाजमी याद रखने हैं। इसके दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू भी आती है। तो उसको आप बोलेंगे अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव वैल्यू मींस, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, द सब्सटेंस, जो आपके पास जो मेटल होगा या जो आयन आपके पास होगा, आप कह सकते हैं द सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज। क्या हो जाएगा आपके पास, इज बीइंग ऑक्सीडाइज। वो जो आपके पास मेटल हो रहा होगा वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन, आपके पास मेटल और उसका शेल, और रिडक्शन का हो रही है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हो रही है। और इसी का उल्टा अगर मैं लिखूं, अगर आपके पास आ रही हो क्या, अगर आपके पास आ रही हो पॉजिटिव वैल्यू, तो उसका मतलब इसका रिवर्स होगा, यानी कि जो आपके पास सब्सटेंस होगा, द सब्सटेंस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। ऑलराइट बच्चों, सब्सटेंस जो है वो मेटल की बात होती है यहाँ पे। यस, मैं आपको इसको और आसान तरीके में समझा दूंगा, डोंट वरी। और मैं आपको इसका ओ लेवल्स का जो आपने पढ़ा था ना, बहुत से लोग इसको करते होंगे यूज, बट मैंने आज तक देखा नहीं किसी को यूज करते हुए, बट मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा इसको। आपका ओ लेवल्स का स्टेप्स इसको कनेक्ट करके आपको इजी बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी सिर्फ ये दो पॉइंट देखो, इन दो पॉइंट्स को हम करते हैं क्या, हम इसको कोशिश करते हैं कि भाई हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये किसी का माइक अनम्यूट हो गया बेटे, वो बंद कर लो समाहत। चलें, हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, कि मतलब ये दो पॉइंट्स जो हमें आंसर दे रहे हैं क्या दे रहे हैं। चले आइए जरा देखते हैं। तो पहली एग्जांपल हम करेंगे यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 1। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 जो मैं करने वाला हूँ, वो मैं करने वाला हूँ किसको यूज करते हुए, वो मैं यूज करूंगा जिंक को यूज करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई यहाँ पर क्या सिनेरियो है। ठीक है ना, अब देखें मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ एक बीकर लगाने वाला हूँ, और उस बीकर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एडजस्ट करने वाला हूँ जिंक का हाफ सेल। मैं यहाँ जिंक का हाफ सेल बना रहा हूँ, जरा देखिए। तो ये हो गया एक बीकर मेरे पास, ये बीकर मैंने जब बना दिया। ठीक है, इस बीकर के अंदर आप देखें कि मैं इसके अंदर क्या लूंगा, डेफिनेटली इसके अंदर मैं जिंक का सॉल्ट लेने वाला हूँ, सॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, वो 1 मोलर का होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, मैं इसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड भी लगाने वाला हूँ। ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया और जिंक का सॉल्यूशन। तो जरा देखिए इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर ये सीन है कि मैंने जिंक का सॉल्यूशन ले लिया और जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा क्या, दिस इज जिंक मेटल। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयंस। जिंक आयन का 1 मोल पर डेसिमीटर क्यूब का मैंने सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक सेटअप लगा दिया, मैंने एक हाफ सेल यहाँ जनरेट कर दिया, जिसके अंदर आपको पता है कि मेटल के अंदर भी जो है पॉजिटिव जो है क्या नाम है आयन मौजूद है, और साथ साथ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो रही होगी। और जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है तो ये सराउंड कर चुका होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए और वहां पर भी लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो गई होगी और इन दोनों के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसको लगाऊंगा, कनेक्ट करूंगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन सेल के साथ कनेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ आ रहा होगा। अच्छा मैं एक यहाँ पर एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं ये इसको मिटा के साइड में लिख देता हूँ आसानी के लिए ताकि हमारी डायग्राम क्लियर रहे। यहाँ लिख देता हूँ उसको, जिंक मेटल है ये, ठीक है भाई। कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट हो रहा होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है कितना हो रहा होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा एक और यहाँ पर बीकर, और वो जो बीकर होगा वो किसका होगा, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये मैंने लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। ये हमने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसको हम जो है डेफिनेटली इसके अंदर गैस पास आउट करने वाले हैं हम, ठीक है। ये हमने इसके अंदर गैस पास ईपी की आउट, वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे या फिर साथ में आयन भी ट्रेवल करेगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से होता है बेटे। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की वजह से तो आयन भी साथ ट्रेवल करेगा बस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमने बना लिया है और उसके बाद हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। आप देखिए जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे आप, तो ये हो गया आपके पास कनेक्शन, इसको हमने कर दिया वोल्ट मीटर से कनेक्ट, ठीक है। ये हो गया वोल्ट मीटर से कनेक्ट, ठीक है भाई। ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब उसके साथ साथ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाते हैं भाई इसके अंदर, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो देखें ये आपके पास आ गया सॉल्ट ब्रिज। सर ये क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बिल्कुल अभी बताते हैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हमने लगा दिया यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज, चलो भाई ये हमारे पास एक सेटअप रेडी हो गया है। जरा इसको सेटअप को आपने देखना है, ये सेटअप क्या चीज है। आप देखें इसके अंदर भी सॉल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर आपके पास HCl का सॉल्यूशन मौजूद है, डेफिनेटली ये सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। यहाँ पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है आपके पास, यहाँ पर ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है आपके पास, ठीक है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है किसका, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना। टेम्परेचर यहाँ पर आपके पास 125 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। यहाँ से आप क्या लेके आ रही हैं, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। और इसको हम क्या कह रहे हैं, वोल्ट मीटर, इसको हम बोल रहे हैं वोल्ट मीटर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये क्या चेक करेगा, इसको हम बोल रहे हैं क्या, इसको हम बोल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोल रहे हैं इसको हम, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जैसे आपके पास फॉर सपोज आप इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मौजूद हों। जब फॉर सपोज अभी आप करके दिखाते हैं क्या सीन है। अब देखें आपके पास ये वाला जो इक्वेशन है आपके, सॉरी ये आपके पास जो राइट वाला बॉक्स है, राइट हैंड साइड वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर ऑलरेडी इक्वेशन आपको पता है क्या बनेगी। हाइड्रोजन आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहे होंगे, और वही हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रही होगी आपके पास, वो बना रहे होंगे आपके पास हाइड्रोजन आयंस। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भी यही सीन हो रहा होगा कि जो आपके पास जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास लूज करके क्या बना रहा होगा, जिंक आयन बना रहे होंगे, और वही जो जिंक आयंस हैं वो गेन करके क्या बना रहे होंगे आपके पास, जिंक मेटल बना रहे होंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर कुछ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब आपने याद रखना है कि यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, आप जब देखोगे अपने पास कहाँ पर डेटा बुकलेट में देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये जो आपके पास हाइड्रोजन वाला है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास मिलेगा 0.00 वोल्ट। और जबकि आप जिंक वाला देखोगे तो आपको वहां मिलेगा क्या, वहां आपको मिलेगा -0.76 वोल्ट। क्या मिलेगा आपको, -0.76 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस जो आपके पास दूसरा वाला है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सेकंड वाला जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन आप लोगों को पता होगी, ऑक्सीडेशन क्या होती है, Loss of ऑक्सीडेशन इज electrons. एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होती है आपके पास, रिडक्शन आपके पास होती है Gain गेन of ऑफ। electrons. तो वैसे तो आमतौर पे आपके पास जो इक्वेशंस लिखी हुई होती हैं वो हमेशा लिखी हुई होती हैं इस तरह से कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिखी हुई होती है। मैं इसको लिख के भी दिखा दूं वापस से उसी फॉर्म में, मैं इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख देता हूँ। ज्यादातर इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी, जिंक आयन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कमिंग बैक टू द जिंक मेटल, तो इस तरह से आपको लिखी हुई मिलेगी। बट क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू आपको दिखा रही है, ये नेगेटिव वैल्यू आपको शो कर रही है कि यहाँ पर क्या हो रही होगी, यहाँ पर आपके पास हो रही होगी ऑक्सीडेशन। जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी बच्चों, तो यहाँ क्या हो रही होगी आपके पास, रिडक्शन। इज इट राइट बच्चों और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखेंगे कि जिंक वाली जो इक्वेशन है ये वाली ज्यादा वर्कआउट कर रही होगी। कौन सी वाली ज्यादा वर्कआउट कर रही होगी, ये वाली। जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर कर जिंक आयन बना रहा होगा, तो ये ज्यादा अच्छे से वर्कआउट कर रही होगी। और जबकि हाइड्रोजन वाली जो है ये ज्यादा अच्छे से ये वाली वर्कआउट कर रही होगी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस से हाइड्रोजन गैस बना रहे होंगे। तो ये इक्वेशन ज्यादा वर्कआउट कर रही होगी। ये जा रहा होगा कैसा, ये ऑक्सीडेशन के लिए जा रहा होगा, और वो वाला किस लिए जा रहा होगा, वो जा रहा होगा रिडक्शन के लिए। जो रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो हो रहा होगा वो वेल टुवर्ड्स राइट इस तरह शिफ्ट हो रहा होगा। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो इट इज वेल टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा होगा, और ये वेल टुवर्ड्स राइट हो रहा होगा शिफ्ट। इस वजह से मैंने इस तरह इसको राइट करके लिख दिया, एक्यूरेट करके लिख दिया, राइट डायरेक्शन में लिख दिया। अब इसको अगर आप ओवरऑल इक्वेशन करके लिखते हैं तो ओवरऑल इक्वेशन इसकी कैसी बन जाएगी बच्चों, इसकी ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ऐसी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, जिंक आपने डाला किसमें, अगर जिंक आपने डाला किसके अंदर, हाइड्रोजन आइंस के अंदर, तो यू वुड ऑब्जर्व दिस कि भाई हाइड्रोजन आइंस जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, हाइड्रोजन गैस में, और आपके पास बन जाएगा जिंक 2+। राइट बच्चों और नॉट? Yes, sir. और इसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं अपना ओ लेवल्स वाला स्टफ बच्चों को सिखाता हूँ। मैं अपना ओ लेवल्स वाला कनेक्शन इसमें जो है इजी करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। आप कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडियली। ठीक है भाई, हाईली रिएक्टिव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो आपको याद होगी रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने ओ लेवल्स में याद की थी, उसमें क्या था, पहले आपके पास ग्रुप 1 वाले आते थे पोटेशियम उल्टे होके, फिर आपके पास ग्रुप 2 वाले आते थे उल्टे होके, फिर आपके पास आता था एल्युमिनियम, फिर ये मेटल हम लिखते थे, उसके बाद यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाते थे और कॉपर सिल्वर गोल्ड, इस तरह से हम लिखते थे। यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाते थे, डेफिनेटली इट्स नॉट अ मेटल बट कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, दैट इज व्हाई। और यहाँ पर हम लगाते थे कार्बन। यू कैन सी दिस कि अभी इस वक्त जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन, डेफिनेटली जिंक इज मोर रिएक्टिव, सो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, हाइड्रोजन को गेन करना पड़ेगा मजबूरी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आयोनाइज्ड होकर रहे, जो लेस रिएक्टिव होता है वो उसको इलेक्ट्रॉन देता है, वो और चलता करता है। इज दैट राइट बच्चों? राइट बच्चों? Yes, sir. तो आपको इस बात को याद रखना है, आपको इस बात को क्लियर रखना है कि भाई अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपके पास हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कोई मेटल आ गया, सिर्फ जिंक नहीं, आपके पास आयरन भी है, आपके पास एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कोई सा भी हो, तो आप देख सकते हैं कि उन सब की वैल्यूज किस में होंगी बच्चों, नेगेटिव में होंगी। इन सब की वैल्यूज नेगेटिव में होंगी। इन सब की वैल्यूज जो इलेक्ट्रोड आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होंगी वो इन सब की कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। सो यू कैन से दैट कि जो आपके पास हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, lead, they all are going to form negative values or produce negative voltage over there। और ये जो आपके पास होंगे यहाँ पर for suppose copper, silver and gold, they are going to produce positive values। right बच्चों? Is that clear?
Yes, sir. So ये मैं आसानी everything से below समझाता हूँ, तो अगर आपको hydrogen. कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप इस तरह समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से बात समझ आ सकती है। आगे चलें बच्चों, या कोई सवाल Sir, पूछना है? everything below hydrogen will be reduced. डेफिनेटली, फिर इन सेंस ऑफ अगर आप देखेंगे ना हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब जब हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा वो रिड्यूस होगा। तो वो रिड्यूस होगा तो Okay. वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आएगी। इज दैट राइट? Okay. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑफ यू? ऑल क्लियर? No. Yes. तो आप देख सकते हैं इस तरह से जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया। और इस बीकर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस बीकर को आप लिख सकते हो जिंक वर्सेस जिंक 2+ आयंस, ठीक है ना? फिर तो ये वैल्यूज दी हुई होती हैं -0.76 वोल्ट वगैरह। यस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है भाई? ये आपके पास गिवन होगा, आपको क्वेश्चन आपको याद थोड़ी करनी, सही है? सर टीवी तो हमें क्या निकालना है? अभी वो हम देखते हैं ना, अभी अभी हमने स्टार्ट किया है ना, लेकिन आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ ये चीजें, ठीक है? अभी आप देखें आपको आगे आगे क्या क्या चीजें सीखनी है और आपको क्या क्या निकालना है। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम करते क्या है, हमें इसको समझने की क्या जरूरत है, ठीक है? तो ये आ गई आपके पास सेकंड एग्जांपल, और इस वक्त मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर की एग्जांपल अब हम करेंगे। कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है, तो अब हम कॉपर की बात करते हैं, ठीक है भाई? कॉपर के एग्जांपल हम करेंगे, कॉपर की एग्जांपल करेंगे, दोबारा से हम वही अपैरेटस लगाएंगे। तो जरा आ जाइए बच्चों, अब आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मुझे क्या क्या करना है। तो जरा देखिए, मैं इस बार सर अगर हम जिंक की हाफ सेल की बात करें तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 होगा ना? बिल्कुल, ये और ये हमें पता कैसे चला? ये हमें पता तभी चला जब हमने इसको हाइड्रोजन के साथ लगाया, हाइड्रोजन सेल के साथ, ठीक है? थैंक यू। अगर आप नहीं लगाते Copper. आप बताएं। अब मैंने ये बनाया बीकर, ठीक है ना? ये मैंने एक बीकर लगाया, ठीक है बच्चों? इस बीकर के अंदर जो हमने बनाया है बीकर, आप जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग, इस बीकर के अंदर मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं जो है ना हाइड्रोजन वाला सेल बनाऊं इस तरफ। वो उस तरफ थोड़ा सा उधर चला गया था, तो आप चाहें तो कहीं पर भी बना सकते हैं, बट मैं इसको इधर बना रहा हूँ हाइड्रोजन वाले को। तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आपके पास मैंने बनाया है, जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए किस चीज का इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनियम। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, शाबाश, वेरी गुड। अब देखें यहाँ पर हम जो है इसके अंदर से क्या पास आउट करेंगे, इसके अंदर से हम पास आउट Hydrogen करेंगे gas. इसके अंदर से 25 हम सेंटीग्रेड 25 सेंटीग्रेड पे लगेगा। नहीं 25 तो बेटा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। 1 mole per decibel. 180 Hydrogen gas पास करेंगे. हाइड्रोजन गैस पास करो। यहाँ से हम जो पास करेंगे वो क्या पास करने वाले हैं, हम यहाँ से पास करने वाले हैं हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हम पास आउट करेंगे हाइड्रोजन गैस, और टेम्परेचर जो होगा आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है ना? और साथ साथ यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 1 mole सॉल्यूशन। decimeter cube. बच्चों सॉल्यूशन देखो, बच्चों सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन मैंने यहाँ तक रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा आपके पास जो इलेक्ट्रोड है वो जो है थोड़ा सा फ्री हो, तो हाइड्रोजन गैस वहां एब्सॉर्ब हो सके। तो मैंने थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ, ये जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो आपके पास ये जो सॉल्यूशन होगा ये किस चीज का होगा बच्चों? दिस इज 1 mole मोलर decimeter cube. ऑफ हाइड्रोजन आइंस, ठीक है ना? ये आपने याद रखना है, ये हाइड्रोजन आइंस होंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो जैसे अभी आपने पीछे लिखा था जिंक वर्सेस जिंक आइंस, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द सेल फॉर हाइड्रोजन गैस वर्सेस हाइड्रोजन आइंस। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हाफ सेल हो गया हाइड्रोजन गैस का, ठीक है? दूसरा ये कि आपने इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है किसके साथ बच्चों? आपने इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है किसके साथ? कॉपर के साथ, Copper rod. ठीक है? इसको कॉपर के साथ अटैच करते हैं और उसके बीच में हमें क्या लगाना है बच्चों? Voltmeter. ठीक है? तो ये हो गया कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ अटैच। ये मैंने यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ पर मैंने एक और बीकर लगा दिया। सही है बच्चों? ये मैंने बीकर यहाँ लगा दिया। अब जरा जल्दी से मुझे बता दो कि इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होगा बच्चों उसके बारे में मुझे बताओ जल्दी से। अभी आपकी मर्जी, आप जितना भी ऊपर रखना चाहो कोई इशू नहीं है। कॉपर ये जो सॉल्यूशन होगा 1 क्या mole होगा? of 1 mole of copper copper ion. sulfide.
copper. कोई सा भी हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कुछ भी हो, बस आप यहाँ लिख सकते हैं 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयंस लिख लें आप इसके अंदर, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं इट इज अ कॉपर मेटल वर्सेस कार्बोनेट हो सकता है। यस, ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कॉपर कार्बोनेट नहीं हो सकता, वो इनसॉल्युबल है, जो सॉल्युबल होगा वो यूज कर सकते हैं। सॉल्युबल होगा, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, और ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, ये आपके पास हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड, राइट बच्चों। यस। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर, और ये जो है आपके पास क्या करेगा, ये वोल्टेज को जो है मेजर करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ क्या लगाएंगे, उसके साथ साथ Salt यहाँ पर bridge. सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये मैंने सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको दो बार नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज देख लें, सॉल्यूशन के अंदर डिप होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जी ऑलराइट सर। एवरीवन, तो जरा आई देखिए, ये वाली जो आपके पास जो सेल होगा, इसके अंदर क्या होगा आपके पास, आप देख सकते हैं जर्नल इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि हाइड्रोजन आइंस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर हाइड्रोजन गैस बना रहा होगा, इसी तरह कॉपर आइंस जो है हमारे पास क्या कर रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना रहा होगा। जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, बट ये बात हमें पता है कि इस वक्त आपके पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज गिवन है ये आपके पास है 0.00 वोल्ट, और हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का वोल्टेज होता है प्लस 0.34 वोल्टेज। तो यू कैन सी दिस, इट इज शोइंग पॉजिटिव वैल्यू। क्या दिखा रहा है भाई, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या होगी, रिडक्शन, और फिर इन दिस सेंस यहाँ पर आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो ये सेंस होगा आपके पास जब बनेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो ऑक्सीडेशन की वजह से इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली आप इसको इन दिस वे लिखोगे, आप इसको उल्टा करके लिखोगे कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपके पास ये हो रहा होगा, और यहाँ पर आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, राइट बच्चों। जी सर। और फिर जब आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन की बात करते हो, तो ओवरऑल इक्वेशन आपके पास इसकी क्या बनती है, ओवरऑल इक्वेशन इसकी आपके पास बनती है कुछ इस तरह से कि आपके पास हो गई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, आपने हाइड्रोजन डाला कॉपर आयंस के अंदर, सो यू विल सी दिस कि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, एंड दिस वुड गोइंग टू बी हैपन। ऑलराइट बच्चों। जी सर। Yes, sir. तो इसकी वजह से जो जनरेट हुआ था इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास जनरेट हुआ था, उससे हमें जो वैल्यू मिली वो बता रही है 0.34 आपके पास वैल्यू आ रही है। और ये बात बता रही है कि ये पूरी वैल्यू किसकी है, कॉपर की है, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास हाइड्रोजन का जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। तो व्हाटएवर द वैल्यू यू आर हैविंग ऑन वोल्टमीटर, इट वुड बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ द हाफ सेल ऑफ कॉपर। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलें, आज का लेक्चर हम इसका